Good evening, all of you. You are most welcome in physics impression. देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने डाइपोल की एनी पोजीशन में पोटेंशियल आपको बताया था और उस पोटेंशियल का फार्मूला एक्सियल पोजीशन में आया था V एक्सियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये एक्सियल पोजीशन में था। इक्वेटोरियल पोजीशन में आया था V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर पोटेंशियल 0 होता है और डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, यानी V एक्सियल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम देखिए इस पोटेंशियल के बेस पर आपको कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी मेटेलिक शेल को या मेटेलिक स्फीयर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता। इसलिए शेल के अंदर या मेटेलिक स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल सरफेस से सेंटर तक सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पोटेंशियल भी 0 होगा। पोटेंशियल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटेलिक शेल है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वो अनचार्ज है, तो उस मेटेलिक शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी और पोटेंशियल भी 0 होगा। लेकिन अगर चार्ज्ड मेटेलिक शेल है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रीजन में, अगर हम ये क्वेश्चन रखें कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या इसका मतलब यह है कि वहाँ पोटेंशियल भी 0 होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि पोटेंशियल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन, इन अ रीजन वेयर capital E is equal to 0, is it necessary the potential, is it necessary the potential जीरो? क्वेश्चन आपके समझ में आया कि किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या इसका मतलब यह है कि वहाँ पोटेंशियल भी 0 होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ E is equal to 0, then V may or may not be 0. यानी V means potential, that is potential, यानी potential may or may not be 0, may और may not be 0। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, मेरे पास चार्ज्ड मेटेलिक शेल है, इसको हमने चार्ज दिया, दैट इज सेंटर एंड दिस इज द रेडियस स्मॉल r। देखिए, इनसाइड ए शेल, इनसाइड a charged
metallic shell E is equal to 0, but V not equal to 0 because the potential remains same from surface to the सेंटर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक अनचार्ज मेटेलिक शेल है, रेडियस r है, दैट इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड मेटेलिक शेल, inside the shell E is equal to 0 and V is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पोटेंशियल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल क्या है? चार्ज्ड मेटेलिक शेल। देखिए, जब हम किसी शेल को, मेटेलिक शेल को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। शेल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल सरफेस से सेंटर तक सेम रहता है, यानी पोटेंशियल 0 नहीं होता। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम केस देखें अनचार्ज मेटेलिक शेल का, ये भी एक शेल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया, इसलिए इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी और पोटेंशियल भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है? हमारा कंसेप्ट क्या बना कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी 0। अब देखिए, इसका उल्टा सोचते हैं हम। अब देखिए, हम इसका उल्टा क्या सोच रहे हैं कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल 0 है तो क्या वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? देखिए, इन अ रीजन वेयर V is equal to 0, is it necessary the इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 0? इसको भी हमें जस्टिफाई करना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल 0 है तो क्या ज़रूरी है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो? देखिए, इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने आपको ये बताया कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में? P/4πε0 r³। ठीक है, जबकि एक्सियल पोजीशन में क्या होती है? 2P/4πε0 r³। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इन अ रीजन वेयर V is equal to 0, then E for electric field may or may not be 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। एग्जाम्पल देखिए हम इसका क्या दे रहे हैं, इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल V is equal to 0, but E not equal to 0. E is equal to कितना होता है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। अब मान लीजिए, अब हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जहाँ पोटेंशियल भी ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। ये कौन सा केस हो सकता है, जैसे कि अनचार्ज मेटेलिक शेल। इन केस ऑफ अनचार्ज्ड मेटेलिक शेल V is equal to 0, E is equal to 0। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हुआ कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल ज़ीरो है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दोनों एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे। पहला एग्जाम्पल डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन। डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल ज़ीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होती है। अगर हम अनचार्ज मेटेलिक शेल का केस देखें तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए, जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर नीट एंड IIT। देखिए, मेरे पास 3 मेटेलिक शेल हैं कॉन्सेंट्रिक। एक शेल ये है, मान लीजिए ये शेल A है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका रेडियस स्मॉल a है। मान लीजिए एक ये दूसरी मेटेलिक शेल है, मान लीजिए ये शेल B है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और इसकी रेडियस B है। अब देखिए, मेरे पास एक तीसरी मेटेलिक शेल है, वो भी कॉन्सेंट्रिक है। ये मेटेलिक शेल C है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी रेडियस C है। देखिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आया। A, B, C आर द 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल ऑफ रेडियस स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल a is less than small b and small b is less than small c, and their surface charge density is plus sigma, minus sigma and plus sigma। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। गॉस थ्योरम में हमने आपको पढ़ाया था। तो अगर हम, अब देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें A के, B के और C के सरफेस पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ A, B एंड C। देखिए, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। देखिए, हमने आपको ये बताया था
कि जब हम किसी शेल को या मेटेलिक स्फीयर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर हर एक पॉइंट पर ज़ीरो होती है। लेकिन पोटेंशियल सरफेस से और सेंटर तक सेम रहता है। अब देखिए मेरे पास 3 शेल हैं और तीनों की हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो पहला काम तो हम ये करें, ए, बी और सी तीनों के सरफेस पर चार्ज निकाल लें। देखिए पहले के सरफेस यानी क्यू ए कितना होगा, चार्ज बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली क्यू बी कितना होगा, क्यू बी होगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। सिमिलरली क्यू सी कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास चार्ज हो गया। अब देखिए हमने आपको कंसेप्ट ये पढ़ाया था कि जो पोटेंशियल है वो सरफेस से और सेंटर तक सेम रहता है। अब देखिए पहले हम ए पर नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ए पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो एक तो अपने चार्ज की वजह से होगा, उसके बाद बी पर भी चार्ज है तो बी के सरफेस से सेंटर तक जो पोटेंशियल होगा वो भी ए पर होगा। इसी तरह से सी पर भी चार्ज है तो सी के सरफेस से और सेंटर तक जो पोटेंशियल होगा वो भी ए पर होगा। इसका मतलब क्या है कि ए पर जो पोटेंशियल होंगे वो 3 शेल की वजह से होंगे, यानी पोटेंशियल एट ए, वी ए। देखिए पहले हम अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के कह दिया। इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू ए, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल। ये जो पोटेंशियल आया ये इसके अपने चार्ज की वजह से आया। अब जो पोटेंशियल बी पर है, बी के सरफेस पर है, वो पोटेंशियल भी इस पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पोटेंशियल सरफेस से सेंटर तक सेम रहता है। तो प्लस के, अब देखिए इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। अब देखिए सी के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, देखिए सी के सरफेस पर भी चार्ज है तो सी के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा अपने चार्ज की वजह से वो भी सरफेस से सेंटर तक सेम रहेगा, तो जो सी का पोटेंशियल है वो भी ए पर आएगा। प्लस सिग्मा के इंटू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखिए क्या होगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब देखिए इसके अंदर से हम कॉमन निकाल लेंगे, के कॉमन, सिग्मा कॉमन, 4 पाई कॉमन, क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ से माइनस बचेगी, यहाँ से प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए पर नेट पोटेंशियल आ गया। अब अगर हम चाहें तो के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई, दिस इज ए माइनस बी प्लस सी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस इज ए माइनस बी प्लस सी। ये ए के सरफेस पर पोटेंशियल आ गया। अब देखिए अब हम बी के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना जा रहे हैं, तो बी के सरफेस पर पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, बी के अपने चार्ज की वजह से भी होगा और सी के अपने चार्ज की वजह से भी होगा। यानी कि अब हम देखिए वी बी निकाल रहे हैं, वी बी इज इक्वल टू, देखिए जो चार्ज ए पर है
उससे भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो दिस इज के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन, अब ये डिस्टेंस हम कितना लेंगे, b, प्लस इसके अपने चार्ज की वजह से भी होगा के माइनस सिग्मा 4 पाई b स्क्वायर अपॉन b, प्लस c के अपने चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा सिग्मा के सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर अपॉन c। देखिए कंसेप्ट क्या है कि पोटेंशियल सरफेस से सेंटर तक सेम रहता है। जब हम B पर निकाल रहे हैं तो B के अंदर ये भी इनक्लोज है, तो इस शेल की वजह से इसके सरफेस पर निकाला, इसके अपने चार्ज की वजह से निकाला, और C के अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने निकाला। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, B से यहाँ एक B कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास VB कितना हुआ, VB इज इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई कॉमन, के सिग्मा 4 पाई कॉमन, क्या बचेगा, देखिए के सिग्मा 4 पाई कॉमन ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस के सिग्मा 4 पाई कॉमन, माइनस का बी बच जाएगा, प्लस सी बच जाएगा। ये पोटेंशियल आपका बी के सरफेस पर आ गया। अब देखिए चाहें तो हम के की वैल्यू डाल दें, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। ये पोटेंशियल बी के सरफेस पर भी आ गया। अब देखिए अब हम सी के सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। देखिए सी के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, देखिए सी में ए के अपने चार्ज की वजह से भी होगा, बी के अपने चार्ज की वजह से भी, और सी के चार्ज की वजह से भी, यानी कि ये दोनों चार्ज जो हैं वो इसके अंदर एनक्लोज्ड हैं। तो दिस इज के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, यानी इसके चार्ज की वजह से हमने यहाँ पोटेंशियल निकाला। इसी तरह से इसके चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, प्लस के माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी, प्लस इसके अपने चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, दिस इज के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखिए हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, देखिए के कॉमन, सिग्मा कॉमन, 4 पाई कॉमन, क्या बचा यहाँ से, ए स्क्वायर अपॉन सी, प्लस अब देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, प्लस यहाँ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस इज सी। ये पोटेंशियल आ गया। अब देखिए सिग्मा की हम वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी।
देखिए ये सी के सरफेस पर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर इसी में एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं कि अगर वी ए और वी सी बराबर हों, यानी वी ए बराबर वी सी हो, तो ए बी सी में हमें रिलेशन बतानी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम इफ वी ए इज इक्वल टू वी सी, वी ए इज इक्वल टू वी सी, फाइंड द रिलेशन, find the relation between A, B and C। A, B, C में रिलेशन हमें बता दी। अब देखिए वी ए हमारे पास कितना था, वी ए हमारे पास था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें दे रखा है आंसर। गिवन में क्या है, वी ए इज इक्वल टू वी सी, वी ए की वैल्यू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वी सी। वी सी हमारे पास क्या है, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। अब देखिए दोनों तरफ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा। अब देखिए इधर हमारे पास बच रहा है a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, इधर से हम एलसीएम ले लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। इस सी को हम इधर ले जाएंगे, दिस इज ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमने सी कॉमन निकाला, तो दिस इज ए माइनस बी, और इसके हम फैक्टर बना लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, दिस इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। यानी क्या रिजल्ट हुआ हमारे पास, क्या रिजल्ट आया कि अगर तीन मेटेलिक शेल हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है और उनकी रेडियस ए बी सी हैं, तो तीनों के सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला हमने आपको बता दिया कि ए के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, बी के सरफेस पर क्या होगा, सी के सरफेस पर क्या होगा। अगर ए और सी के सरफेस पर पोटेंशियल सेम है तो उस कंडीशन में सी बराबर ए प्लस बी होगा, यानी कि आउटर शेल की रेडियस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू इनर शेल। क्लियर। देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसे ध्यान से समझे।
देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और एक चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में निकलती हैं। मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट हैं ए, और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर जाते हैं तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा WAB अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये काय के बराबर होता है माइनस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ए से बी तक E डॉट DL इज इक्वल टू VB माइनस VA। देखिए एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक हम लेकर जा रहे हैं, तो ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल दो पॉइंट के बीच पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब हुआ? नंबर वन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between 2 points does not depend upon the path, does not depend upon the path followed between A and B। यानी इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू A और B के बीच जितने भी पॉसिबल पाथ हैं सब के लिए सेम होगी। मान लीजिए हम क्यू नॉट चार्ज को A से B तक इस पाथ के थ्रू लेकर जाएं या इस पाथ के थ्रू लेकर जाएं या इस पाथ के थ्रू लेकर जाएं, सारे पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यह काय पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। नंबर टू, इट डिपेंड्स upon the position of the points A and B। यानी कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती, केवल पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करती है। यानी हर पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। यानी कि लाइन इंटीग्रल इट इज़ ए पॉइंट फंक्शन नॉट ए पाथ फंक्शन। नंबर थ्री, इट इज अ पॉइंट फंक्शन नॉट ए पाथ फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। समझ आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक तीन डिफरेंट पाथ के थ्रू लेकर गए। तीनों पाथ के थ्रू लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। यानी कि लाइन इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ए और बी के बीच जितने भी पॉसिबल पाथ हैं
सब के लिए सेम होगा। ये केवल पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। यानी कि लाइन इंटीग्रल इज़ अ पॉइंट फंक्शन नॉट ए पाथ फंक्शन। ये पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ आई बात? क्या है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दो हमारे पास पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉसिबल पाथ के थ्रू लेकर जाएं, तो हर पाथ के थ्रू लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। ये केवल पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट इज अ पॉइंट फंक्शन नॉट ए पाथ फंक्शन। अब देखिए उसके बाद अगला टॉपिक आपको बताते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस जिस पर हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो पहला पॉइंट, नंबर वन, एवरी पॉइंट इज एट द सेम पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? जिस पर हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है। सेकंड, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect to each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होंगी। अब अगर दो सरफेस काटेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स भी काटेंगे। लाइंस ऑफ फोर्स नहीं काटती, ये आपको पहले बताया जा चुका है। क्योंकि अगर लाइन ऑफ फोर्स काटेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो पॉसिबल नहीं हैं। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो काटेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी काटेंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मे बी अ प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेस भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं। दे मे बी अ प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस।
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेस भी हो सकते हैं, कर्व्ड सरफेस भी हो सकते हैं। नंबर 4, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन टू पॉइंट्स इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। नो वर्क इज डन, no work is done to carrying a test charge from one point to other। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन of force are always normal to the equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट इज एट द सेम पोटेंशियल। अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा पॉइंट कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होंगी। जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स भी काटेंगी। जब लाइंस ऑफ फोर्स काटेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स खींचे जा सकते हैं जो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन शो करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस भी हो सकते हैं और कर्व्ड सरफेस भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें तो उन पॉइंट पर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अल्टीमेटली वर्क डन भी 0 होगा। उसके बाद एक छठा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डाइपोल्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डाइपोल।
दो डाइपोल के बीच हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है और इसका डाइपोल मोमेंट P1 है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट करते हैं। ये डाइपोल की एक्सियल पोजीशन है। इस एक्सियल पोजीशन पर हमने एक दूसरा डाइपोल रखा, मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। ये दोनों डाइपोल एक्सियल पोजीशन में रखे हुए हैं, यानी एक डाइपोल दूसरे की एक्सियल पोजीशन में है। मान लीजिए इस डाइपोल का ये मिड पॉइंट है, इस डाइपोल का मिड पॉइंट ये है। दोनों डाइपोल के बीच के जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, वो दिस इज R। अब देखिए, इस डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, इस डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। अब आप देख रहे हैं कि किसी एक डाइपोल के लिए अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक डाइपोल की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है, माइनस E डॉट P या P डॉट E। डॉट प्रोडक्ट में किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, P डॉट E। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस, अगर हम इस डाइपोल की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट P2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो दिस इज माइनस P2 डॉट E1। सिमिलरली इसकी बात करें तो P1 माइनस P1 डॉट E2, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखिए U बराबर, अब हम किसी एक को ले रहे हैं, माइनस P2 E1 इज इक्वल टू माइनस P2। देखिए इस डाइपोल की वजह से यहाँ एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr, माइनस d बाई dr। u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी, माइनस 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हम ये बता रहे थे कि फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, माइनस d बाई डी आर। U की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम डिफरेंशियल से बाहर निकाल लेते हैं। 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बाहर निकाला, ठीक है। अब डिफरेंशियल किसका होगा, r की पावर माइनस 3 का। r की पावर माइनस 3 का जब डिफरेंशिएट करते हैं हम तो माइनस 3 शुरू में आएगा, एक कम करेंगे r की पावर माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 to 6 यानी कि माइनस 6P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r की पावर 4। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस की 4th पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो डाइपोल
एक्सियल पोजीशन के अंदर रखे हुए हैं और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो डिस्टेंस की 4th पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ कई जगह पूछी गई है, आपको याद रखना है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस की 4th पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अगर दो डाइपोल एक दूसरे के साथ इक्वेटोरियल पोजीशन में रखे हुए हैं, सपोज एक डाइपोल हमारा ये है और इसका डाइपोल मोमेंट P1 है। ठीक है, मान लीजिए ये दूसरा डाइपोल रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। अब देखिए, इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस डाइपोल की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन में E1 होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इस डाइपोल की वजह से देखें तो इस डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और जब इक्वेटोरियल पोजीशन है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E2। अब देखिए, किसी एक डाइपोल के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें देखिए, पोटेंशियल एनर्जी होगी U इज इक्वल टू माइनस P2 डॉट E1, P2 डॉट E1, या फिर अगर हम इसके लिए निकालें तो यहाँ पे भी P1 और E2 एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं, तो माइनस P1 डॉट E2। देखिए, जब हम इनको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस P1 E2 cos 90 और cos 90 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, अल्टीमेटली U इज इक्वल टू 0 तो F इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर दो डाइपोल एक दूसरे के साथ जिनके डाइपोल मोमेंट P1 P2 हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर रखे हुए हैं तो उन डाइपोल के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, यानी देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द डाइपोल there is no force acting between the dipoles if they are in equatorial position in each other। अगर दो डाइपोल एक दूसरे के साथ इक्वेटोरियल पोजीशन में हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। फिर से एक बार देख लें, एक डाइपोल ये है हमारे पास जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, ये दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। अब देखिए, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इस डाइपोल की वजह से जहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन में, दिस इज E1, तो यहाँ E1 और P2 एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं। सिमिलरली अगर हम इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है।
तो ये E2 हो गई। तो पता चला कि इस डाइपोल के लिए भी P1 और E2 एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं और इस डाइपोल के लिए भी P2 और E1 एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं। तो हर एक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई? 0 हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 तो फोर्स भी 0। चूंकि F बराबर -du/dr होता है, अल्टीमेटली कोई फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो डाइपोल एक दूसरे के साथ इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, और अगर वो एक्सियल पोजीशन में है तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस की 4th पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए यहाँ आने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके बाद इस चैप्टर के अंदर नीड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।